नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी दोस्तों को इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के अपनी एक्सपीरियंस से तो इसमें जो सिलेबस लगा है उसे आपको न सिर्फ एक बार बल्कि बार बार आत्मसात करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं हर संभव प्रयास कर रही हूँ कि मैं आपके संपूर्ण सिलेबस को एक मंच पर लाकर आपको भटकाव की स्थिति में जाने न दूँ। इसी क्रम में आज लेकर आई हूँ एक नई कहानी जो क्रम वाइज 9वीं कहानी है। तो सुनिए कहानी लाल पान की बेगम शबनम कुमारी की आवाज़ में। हाँ, एक बात और, लाल पान की बेगम कहानी से पहले उसके जो इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं मैं उसे प्रस्तुत करूँगी। तो देखिए, लाल पान की बेगम लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। और पहली बार जो इसका प्रकाशन हुआ था कहानी पत्रिका में हुआ था। किस पत्रिका में? कहानी पत्रिका में 1957 ईस्वी में। और कहानी संग्रह क्या है ये भी क्वेश्चन बनता है। तो कहानी संग्रह है ठुमरी 1959 ईस्वी में। कौन है? ठुमरी 1959 ईस्वी। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। पहली बार प्रकाशन हुआ था कहानी पत्रिका में 1957 में और कहानी संग्रह है ठुमरी। इसमें 9 कहानी है। इसमें कितने कहानी है? 9 कहानी है। एक नज़र देख लीजिए। पहला रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्यलीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का शगुन, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, तीन बिंदिया। कौन कौन है? रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्यलीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का शगुन, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम और है तीन बिंदिया। यह जो कहानी है बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी हुई है। किस आधार पर बुनी हुई है? उसको एक ही इच्छा है, जो लाल पान की बेगम है बिरजू की माँ, उसकी बेस एक ही इच्छा है कि वह बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाए। भले उस समय की उसकी अभिलाषा सिर्फ बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने की है, लेकिन उसे आप आज भी प्रासंगिकता के साथ देख सकते हैं। जब हम कहीं घूमने जाने के लिए एक्साइटेड में रहते हैं और सभी को बतला देते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो ज़्यादा दुख न जाने का न होता है, बल्कि यह दुख होता है कि आस पड़ोस रिश्तेदार का क्या कहेंगे, कितनी एक्साइटेड थे जाने के लिए तो क्या हुआ। ये सब ज़्यादा दुख होता है। वही हाल बिरजू की माँ का है। इसमें 4 टोली का वर्णन है। टोली कितने वर्णन है? 4 टोली। पहला कुरमा टोली, बबुआन टोला, कोयरी टोली और मलदहिया टोली। कौन कौन टोला? कुरमा टोली, बबुआन टोला, कोयरी टोला और मलदहिया टोली। अगर पात्र की बात की जाए तो सबसे जो मुख्य पात्र है वह बिरजू की माँ है। कौन है? बिरजू की माँ है, और जो स्वाभिमानी है। क्या है? स्वाभिमानी है। और वह एक ही इच्छा रखी हुई है कि उसे बलरामपुर नाच देखने के लिए जाना है। कहाँ जाना है? बलरामपुर नाच देखने के लिए जाना है। दूसरा मुख्य पात्र में आ जाएंगे बिरजू के पापा। ठीक है, वो कौन है? उन्होंने 5 बीघा जो ज़मीन है वह सर्वे सेटलमेंट में हासिल किया है। कितने बीघा ज़मीन? 5 बीघा ज़मीन। और बिरजू की माँ से वादा किया है कि बैलगाड़ी पर बैठकर वह नाच दिखलाने ले जाएगा। क्या वादा किए हैं? कि वह बैलगाड़ी पर बैठाकर सभी को नाच दिखाने ले जाएंगे। बिरजू को, बिरजू की माँ को, चंपिया को। और बिरजू कौन है? बिरजू 7 साल का बेटा है। बिरजू कौन है? 7 साल का एक बच्चा है। और चंपिया? चंपिया बिरजू की बहन है और वह बाजे न मुरलिया गीत गाती है। गौण पात्र को भी देख लेते हैं तो एक मखनी फुआ है। कौन है? मखनी फुआ है जो तंबाकू के शौकीन है और जब सभी मेला चल जाते हैं तो उसके घर की रखवाली करती है। कौन? मखनी फुआ। एक और पात्र आ जाएगी जंगी की पुतौह। कौन आएगी? जंगी की पुतौह, जो रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है और जो हाल फिलहाल उसका गौना हुआ है। और उसका जो ससुर है जंगी। क्या नाम है ससुर का? जंगी। वह चोर है और उसका पति का नाम क्या है? रंगी। पति का क्या नाम है? रंगी। वो भी क्या है? डकैत है, चोर डकैती है। तो ससुर का नाम हो गया जंगी और पति का नाम रंगी। तो चलिए चलते हैं मूल कहानी की ओर। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? मखनी फुआ उधर से आती है और कहती है, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या?
बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ ही रही थी। वो अपने बुरा मान रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू। प्रश्न आ सकता है कि बिरजू का उम्र कितना दिया हुआ है, तो 7 साल का। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर सारा देह में मिट्टी मल रहा था। क्या कर रहा था? शकरकंद मांग रहा था मम्मी से, लेकिन नहीं मिला। उस बदले में क्या मिला था? तमाचा मिला था। चंपिया के सिर में भी चुड़ैल मंडरा रही थी। चंपिया जो अभी घर में नहीं थी, लेकिन लग रहा था उसके सिर पर भी चुड़ैल मंडरा रही थी। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहवाइन के दुकान छोबा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी है। कहाँ गई है? गुड़ लाने के लिए गई है सहुआइन के दुकान पर, अभी तक नहीं लौटी है। दिया बाती के बेला हो गया। दिया बाती माने शाम का बेला हो गया है। आज आए लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसीलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूद फान रहा था। माने बकरा जो उसके घर में था, वह उसके कुकुर माछी मच्छी लग रहा था और वह इसीलिए कूद फान कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसके कलेवा किया होगा? वो जो पीछे में रोपा हुआ है मिर्चाई के जो गाछ है, इसको यही बकरे ने खाया है। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसी मखनी फुआ की पुकार सुनाई दी। क्यों बिरजू की माँ, नाच देखने नहीं जाएगी क्या? उससे तो गुस्सा आ ही रहा था। और उसी समय कोई पड़ोस की जो मखनी फुआ है आकर कहती है, क्यों बिरजू की माँ, नाच देखने नहीं जाएगी क्या? समझ सकते हैं क्या उसको फील हो रहा होगा। बिरजू की माँ के आगे नाथ और पगहिया ना हो तब न फुआ। ये भी ऐठ के बोलती है। क्या बोलती है? कि बिरजू की माँ के आगे नाथ न पीछे पगहिया ना हो तब न फुआ है। क्योंकि जो फुआ थी उसके नहीं था, मतलब आगे नाथ पीछे पगह माने बाल बच्चा नहीं था। और वह ऐठ के बोली थी। कौन? बिरजू की माँ। गरम गुस्से में बुझी निकली बात फुआ के देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागर को कुकुर माछी परेशान कर रही है। आह आह। वे सोचने लगे कि देखो तो बेचारा बकरा के जो मच्छी है वो तंग कर रहा है। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागर को एक डंटा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंटे से बिरजू का भूत भगा दे। गुस्सा में तो थी वो, उसको क्या लगा कि बिरजू को ही उसी डंटा से उसका भूत भगा दे। किंतु नीम के पास खड़ी पनभरियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। वहाँ पे पास के जो नीम के पेड़ था, वहाँ पे बहुत सारी औरत जमा थी, इसीलिए उन लोग को सुनकर क्या की, रुक गई। ठहर, तेरे बप्पा को बड़ा हट छुट्टा बना दिया है, तुझे बड़ा हाथ चलता है न लोगों पर, ठहर ठहर। वो अपने बेटा को क्या की, डांटने लगी। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भर के लौटती पनभरियों से बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। वो बिरजू की माँ उससे मतलब कमेंट जो की थी, उसी बात का वहाँ पे वह चर्चा कर रही थी। कौन? मखनी फुआ। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को। 4 मन पाट, पाट मीस जूट, 4 मन जूट का पैसा क्या हुआ है? धरती पर पाँव ही नहीं रखती है। इंसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव के गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है कि बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखाऊंगा, और बैल अपने घर है ही तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रही है। मेरे मुंह में आग लगी थी जो उसको टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। मखनी पुआ ने अपने पोपले मुंह के ओठों को एक ओर मोड़कर ऐठ रही थी और बोली, बिरजू की मैया को आगे नाथ पीछे पगैया तब ना हो तब न फुआ। ऐठ के बोली। कौन बोली? मखनी फुआ। जंगी की पुतौह, एक नया पात्र आ गए। कौन? जंगी की पुतौह। जंगी की पुतौह बिरजू की माँ से नहीं डरती थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वह जरा गला खोड़ कर ही कहती है। तब वह क्या कहती है? गला खोड़ कर इसीलिए कहती है कि उसको डर नहीं लगता है, और गला खोड़ कर इसलिए कहती है कि बिरजू की माँ सुने। फुआ सर्वे शीतलमती, यानी सर्वे शीतल
कंपार्टमेंट के हाकिम का बासा पर फूलछाप किनारी वाली साड़ी पहनकर तू भी भटा के भेंट चढ़ती तो तुम्हारे नाम से भी 2 बीघा 4 बीघा जमीन का पर्चा कट जाता। कमेंट कर रही है बिरजू की माँ को। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ न पीछे पगहिया आप तुम्हारी भी झूलते रहती। जंगी की पुतह मुजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए हैं, गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुरमा टोले की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका विवरण किया गया है, किसका? जंगी के पुतोह का। क्या कि रेलवे के स्टेशन की पास की लड़की है और गौना का भी 3 ही महीना हुआ है, लेकिन जितना कुरमा टोला के जो सास थी, झगड़ालू सास, सबसे वह लड़ चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है और सी क्लासी है, और उसका खसम यानी पति रंगी कुरमा टोली का नामी लठे थे, इसीलिए हमेशा सिंह खुजाती फिरती है जंगी की पुतौह। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतौह की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दनदनाती हुई आई थी। वह सब सुन रही थी। कौन? बिरजू की माँ, और वह सुना भी रही थी। बिरजू के माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला। वह जवाब देने के लिए भी तत्पर थी, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके? जीव की झाल के गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज़ दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती है। ऐसा होता है कि गुस्सा किसी पर आता है, गुस्सा किस पे जाता है? बाल बच्चा पे। देखिए, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जा रही है। गांव में तो अब थिएटर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पुतह सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी और गाली देती है किसको? चंपिया को, जो उसकी बेटी है। जंगी की पुतौह ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला, और वो भी सुन रही है, बगल में ही थी वहीं पे, वो भी सुन रही थी, और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती की तरह भक भक जलती रहती है। कौन बोलती है? वो जंगी की पुतौह है कि यहाँ इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, और नहीं जानती है, दिन चौपहर दिन रात बिजली की बत्ती की तरह भक भक जलती रहती है। भक भक बिजली की बात सुनकर न जाने क्यों सभी हंस पड़े। फुआ भी टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच में एक मीठी गाली निकाली, शैतान की नारी। किसने कहा? फुआ ने। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दी। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव में जलंडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ में फैला दी थी कि चंपिया के माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती है। चंपिया के माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह रहती है। जलो जलो और जलो। चंपिया के माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलियान पर सोनाली धान के बोझों के देखकर बैगन की भुरता हो जाएगी। वो कहती है कौन? चंपिया की माँ, बिरजू की माँ कहती है कि अभी और जलो ने, अभी जो मेरा हुआ है क्या पाठ हुआ है, और उसके बाद ये सोनाली धान हुआ है, उसको देख के तो और तुम बैगन के भरता हो जाओगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ की उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई। चंपिया क्या लाने गई थी? छोवा गुड़ लाने गई थी, और वो उंगली से क्या कर रही थी? चाट रही थी। माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन देर से सौदा दे रही थी, और रोने लगती है। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी, एक सहुआइन के दुकान पर मोती झड़ते हैं, उसी के पास कहे जाती है। अगर वो जल्दी नहीं दे रही थी तो दूसरा दुकान चल जाती। जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी, बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी। और फिर बाजे मुन्ना मुरलिया गाते सुना तो चाल सीखने जाती है टीसन की छोपड़िए से। वो भी सुना रही है किसको? जंगी को पुतौह के, कि जाती है बड़ा सुनने के लिए बाजे न मुरलिया। वो देखो कैसे कमेंट कर रहे थे। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की। उसी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुँच गई होगी। उसके बाद चुप होकर सोचती है कि ज़रूर यह बात उसके पास पहुँच गई होगी। किसके पास? जंगी के पुतौह के पास।
बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था। बच्चे तो तुरंत भूल जाते हैं। और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर, लेकिन वह तो शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले पीटा ही। वो सोचा कि हम शकरकंद खाएंगे, इसीलिए गया था ना दीदी के पास। अगर दीदी के साथ जाता तो उसे कम से कम जो छावा गुड़ था उससे चाटने को मिलता। ए मैया, एक अंगुली गुड़ दे देने। बिरजू ने तलहत्ती फैलाई। दे न मैया एक रत्ती भर। बिरजू कहता है कौन? अपनी मम्मी से कि हमको दो। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह भी होता है। उसके बाद बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छील के उतार, नहीं तो अभी। गुस्साकर चंपिया को कहती है कि पहले इसका छिलका उतार। 10 साल की चंपिया जानती है। बेटा का उम्र कितना था? 7 साल। और बेटी का 10 साल। 10 साल की चंपिया जानती है कि शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकोरेगी, छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियाँ देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बेलज्जी? चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा। मैया, मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? कौन कहता है? बिरजू कहता है। तब बिरजू की माँ क्या कहती है? नहीं। माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छिलेगा और 3 पेट में खाएगा। जाकर सिद्धू की बहू से कहो कि 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई है और फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। कढ़ाई कौन लेके गई है? सिद्धू की बहू। इसके घर से कढ़ाई, पहले गांव में इस तरह से होता था, बर्तन वर्तन इधर उधर होता था। तो वही सिद्धू की बहू से कहो कि 1 घंटे के लिए मांग के ले गई है, अभी तक लौटाई ही नहीं है। जा जल्दी। किसको भेजती है? बिरजू को। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओर से माँ की ओर देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। चंपिया छील रही थी शकरकंद और अपने भाई की तरफ माँ के नज़र बचाकर फेंक दिया और बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए। दिया बाती का बेला हो गई और अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोली में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। उसके बाद चंपिया बोल रही है अपनी माँ से कि कोई जो पापा गए थे ना लाने के लिए, तो कोयरी टोली में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले हैं कि माँ से कहना कि सब ठीक ठाक करके तैयार रहे। मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। कोयरी टोली में कोई गाड़ी नहीं दी। आप कहाँ जा रहे हैं? मलदहिया टोली, मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। गुस्सा में थी ही, लेकिन अब जब सोचे कि नहीं मिला गाड़ी तो उसका चेहरा क्या हो गया? उतर गया। छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोली में किसी ने गाड़ी मंगनी में नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों के आंखों में पानी नहीं है तो मलदोहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा? न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छिल रख दे उठा के। कहती है कि जब मेला जाना ही नहीं है तो शकरकंद छिल के क्या करेंगे? यह मर्द नाच दिखलाएगा? बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा? चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, गुस्से में बोल रही है कौन? बिरजू की माँ। देख चुकी नाच, जी भर के देख गई। पैदल जाने वाले सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। अरे यार, गाड़ी से कौन? अगर पैदलों सब जो गया है वह सभी पहुंचकर पुरानी हो चुकी होगी और हम गाड़िए से जाने वाले थे। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा करके वापस आया। कढ़ाई लेके कौन आया? बिरजू। किसके यहाँ से? सिद्धू की पुतोह के यहाँ से। और उसके बाद कहता है, देख दीदिया मिलिट्री टोपी। टोपी को क्या, उस कढ़ाई को क्या किया हुआ है बिरजू? माथा पर पहना हुआ है। और कहता है, देख दीदिया मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी भी नहीं मुस्काई। बिरजू ने समझ लिया कि मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागर को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ। वो जो बकरी और बकरा पाले हुई थी बिरजू की माँ, और उसको क्या कहती है? गुस्से में थी और उस पर बड़बड़ाई। किस पे?
बकरा बकरी पे। कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राक्षस तुझे, हर चीज को मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनूर टुनूर करते रहता है, मुझे जरी नहीं सुहाता है। कौन कहती है? बिरजू की माँ। कि इसका जो घंटी है उसको खोल दो। टुनूर टुनूर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनूर झुनूर बैलों की झुमकी तुमने सुना माँ? तब चंपिया बिरजू को कहती है, बेसी बकबक मत करो। वह क्या कर रही थी? बागड़ के गले से झुमकी को खोल रही थी। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखने जाए। मुझे नहीं देखना है नाच, मुझे कोई शौक नहीं रहा। मुझे जगाइयो मत, कोई मेरा माथा दुखा रहा है। क्या कहती है बिरजू की माँ? कि जो चूल्हा में जो आग लगा हुआ है, चूल्हा में खाना बनाने के लिए जो आग लगा हुआ है उसमें पानी डाल दो, और बापा जब आवे तो कहना वही अपना देख के चलावे, हमको कोई शौक नहीं है और जगाना भी नहीं, हमको माथा दुखा रहा है। कौन कहती है? बिरजू की माँ। मड़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी रहेगा, उड़ेगा? चटाई पर कतरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया, और मुफ्त में मार खाएगा बेचारा, और इशारा करके कहता है कि झूठे का मार खाएगा, तुम काहे ले इतना बक बक कर रहा है। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पक्षी भी नहीं है, सब चल गए। वो अपनी बहन से कहता है, हम लोग नहीं जाएंगे क्या? कोई भी नहीं है, गांव के एक पक्षी भी नहीं है, सब चला गया है नाच देखने। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे हैं। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी कि बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। चंपिया छिट की साड़ी पहने, बिरजू पैंट पहनेगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर मेला जाएंगे। सबको लगता है कि सब कितना एक्साइटेड थे हम लोग। चंपिया की भींगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला। क्या कबूला? मैंने वो कहता है जिन बाबा को कि एक बैगन चढ़ा देंगे। गाछ का सबसे पहला बैगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। क्या कहता है बिरजू? कि जल्दी जल्दी गाड़ी लेकर भेज दो। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है कि यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा। अपने जानते उसने किसी देवता पितर को मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी, उसको याद आ रहा है कि सब मनौती तो पूरा करिए दिए थे जो सर्वे के समय रखे थे। उसके बाद फिर याद ठीक ही तो, महावीर जी का रोट तो बाकी ही रह गया। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाऊंगी। बिरजू की माँ मन ही मन जंगी की पुतौह की बातें चुभती है। उस जो बिरजू की माँ है उसको मन ही मन क्या हो रहा है, वह जो बात बोली है जंगी की पुतौह वह चुभती है। भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पुतौह जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू की बप्पा ने। गांव की सारी औरतों की आँख की किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगाकर तो गांव के लोगों की छाती फटने लगी है। धरती फोड़कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते हैं पाट के पौधे। और अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा के तौल पर वजन में हुआ है भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोले के एक एक आदमी को समझा के कहा कि जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल हो सकते हैं। तो सारा गांव में किसी ने बाबू साहब के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है।
बाबू साहब के गुस्से में सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की ये ऐसी हमको मिला है, कितना इसके लिए पापड़ बेलना पड़ा है। वह उसी का किस्सा सुना रही है। कौन? बिरजू की माँ। कि बाबू साहब के गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। उनका उनका जो बड़ा बेटा है घर में आग लगाने की धमकी देकर चला गया है। लेकिन बात की जाए उनके छोटे बेटे को, तब बाबू साहब ने अपने छोटा बेटा को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कहकर पुकारा। यह ज़मीन बाबूजी के ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी ज़मीन की उपज से चलती है। और कितनी बातें। खूब मोहना जानता है उतना जड़ा सा लड़का, जमींदार का बेटा है। तो वो कहता है कि बड़ा बेटा तो आके कहा था कि आगे लगा देंगे अगर यह ज़मीन ली, और छोटा बेटा बहुत प्यार से आके समझाया था कि हमको पढ़ाई लिखाई के लिए दे दो। कितना मतलब पापड़ बेर के हमको यह ज़मीन 5 बीघा मिला है। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जा बिरजू, अंदर। तू भी आ जा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। वह कहती है, अरे बिरजू सो गया क्या? इसी बीच में सोचती है कि बिरजू सो गया, आवाज़ नहीं आ रहा है। सब चल आओ अंदर, वो अपने पास बुलाती है। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे और बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा के। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती तो ले चुके होते ज़मीन। रोज आकर माथा पकड़ कर बैठ जाए, मुझे ज़मीन नहीं लेनी बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी। जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरू ज़मीन जोड़ के, नहीं तो किसी और के। वह कहता है कि इससे हासिल हो गया, कितना हम इसके लिए सहे हैं वो हम ही जानते हैं। कौन कहती है? बिरजू की माँ कहती है। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है और चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है। उसको गुस्सा आ रहा है किसको? बिरजू की माँ को। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला है। कौन सा शौक मोज दिया है उस मर्द ने। कोल्हू की बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी भी 1 पैसा की जिलेबियों ला के दिया है उसकी खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए, और पाट जो हुआ था उसको बेचकर बैल लाने के लिए चल गए। बिरजू की माँ को एक बार नंबरी नोट देखने के लिए भी नहीं दिया आँख से। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पिटने लगा कि बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखलाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आ गया। पहले तो पति पर गुस्सा करती है, जब किसी चीज़ पूरा नहीं होता है तो किस प्रकार गुस्सा आता है। पहले पति पर गुस्सा कर रही है, फिर अपने आप पर क्रोध कर रही है। वह खुद भी कुछ कम नहीं है, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुछ समय से उसके मुंह से निकले थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देख लो नाच, अपने आप बोल रही है कि कितना बार सुबह से भी बोल चुके हैं, 18 बार बोल चुके हैं। लो खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुसारे का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब सब आएगी पतली जीभ वाली पतुरिया, सब हंसती आएगी और हंसती जाएगी। उसको जाने से ज़्यादा दुख ये हो रहा है कि जिसके आस पड़ोस के लोग हैं उसको क्या बोलेंगे। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जार भी, 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घर वाला उसकी बात में रहता है। क्यों जलते हैं सब? क्योंकि 2 बच्चे की माँ है, लेकिन उसका जो शरीर की बनावट है अच्छा है। किसकी? बिरजू की माँ का। उसका जो घर वाला यानी उसका जो पति है उसके बात में रहता है। वह बालों में गड़ी का तेल डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है, किसी के पास एक धूर भी ज़मीन नहीं है इस गांव में। जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है अघनी। लोगों की बिस्थित से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों लोग सतर्क हो गए। कौन तीनों लोग? बिरजू की माँ और चंपिया और बिरजू उत्कीर्ण होकर सुनते रहे और कान लगाकर सुनते हैं। अपने ही बैलों की घंटी है। क्यों ने चंपिया? उसकी माँ कहती है, लगता है अपने बैल की घंटी है ना चंपिया। चंपी और बिरजू ने प्राय एक ही साथ बोले, चुप। बिरजू के माँ ने फिसफिसाया और कहा, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ा रही है ना। तब फिर दोनों क्या कहते हैं, दोनों ने फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है तो चुपके से उस वहाँ पे जो खिड़की के पास है उससे देख के आ।
तो चंपिया जाती है और चुपके चुपके चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव से जाती है और देख कर आती है। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोला, बोलो मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई, गद्दा के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों के जोर से डांटा। ह हे, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जा रही थी। बैलों को डांटता है कौन? बिरजू के बाप। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदोहिया टोले में गांजे का चिलम चढ़ा है। आवाज़ में बड़ी खनकाती हुई निकल रही है। उसकी माँ को लग रहा है कि जरूर गांजा चढ़ा है। चंपिया, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों के घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चल गई क्या? जब घर में आता है तो कुछ नहीं, न लाइट जल रहा है न कुछ हो रहा है, तो उसको लगा कि बात क्या है। लगता है कि उतावली होकर पैदल ही चल गई मेला देखने। बिरजू के गले में खसखसाहट हुई। उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू बेटा, बिरज मोहन। ये भी नाम कभी कभी पूछ लेता है कि क्या नाम है उसका, तो बिरज मोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से से मारे सो गई क्या? वह पूछ रहा है बच्चे से कि मैया सो गई क्या गुस्सा होके? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे। नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। लेकिन वह सामने नहीं बोलती है, मन में ही बोलती है। चंपिया, उठती क्यों नहीं? ले, धान की पंचीस रख दो। धान की बालियाँ का छोटा डब्बा झोपड़े के ओसरे पर रख कर उसने कहा कि दिया बारो। क्या किया? धान लेके आया था, पहली बार धान लेके आया था। कौन? बिरजू के पप्पा ने। वही कहता है कि इसको रख के आओ, दिया जलाओ। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर गई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी? बिरजू की माँ जब उठकर आती है और कहती है हस्बैंड से कि इतना देर रात को गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत है, नाच तो अब ख़त्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का मैल दूर हो गया। कितनी भोली औरत होती है। वो जब देखा धान की बाली को तो जितना उसका गुस्सा था सब शांत हो गया। धानी रंग उसकी आंखों में उतरकर रोम रोम घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की कंपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचशीश टट्टी में खोस दे अपने खेत का। यह जो खेत का जो धान है उसको खोस दो। अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगे सारे खेत की बालियाँ। मलदहिया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आँख जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय अंगुलियाँ काँप रही थी। कह रहा है कि जब जा रहे थे मलदहिया टोली ने तो उसी रास्ते में मिल गया खेत, और जब देखे धान तब मेरा आँख जुड़ा गया, मैंने खुशी हुआ। और उसके बाद जब उसको तोड़ रहे थे धान के तो बाली को, तो क्या अंगुलियाँ काँप रही थी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने उसे एक हल्की डांट लगा दी। कैसा लुक्कड़ है रे, इन दुश्मन को मारे, कोई नेम धर्म नहीं बचा है। जैसे पहली बार गांव में धान आता है तो उसका नियम होता है कि पूजा पाठ होता है, चढ़ता है कहीं, तो वो क्या करता है, बच्चा खा लेता है। तब कहते उसके बाप क्या कहते हैं, अरे क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले ही नया धान जूठा कर दिया, देखे नहीं? कहती है वो बिरजू की माँ। तो कहता है अरे इन लोगों को सब कुछ माफ़ है। उसके पापा क्या कहते हैं, इन लोगों के सब कुछ माफ़ है, चिड़ै चुरमुन है ना ये सब। दोनों के मुंह में नवान के पहले नया अन्न नहीं पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर अपने दांतों तले दबाए। अरे मैया, इतना मीठा चावल? बहुत मीठा चावल था और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बिरजू की माँ ने बोली। जाने का ठीक ठिकाना है न कि रोटी बनाते? वाह, खूब है तुम लोग। जिसके पास बैल है उससे गाड़ी मंगनी में नहीं मिलेगी भला? गाड़ी वाले को भी अगर गाड़ी नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगा? पूछूंगा तब कोई टोलो वाले से।
ले जल्दी से रोटी बना ले। जब बैल है तब गाड़ी कैसे नहीं मिलेगी, क्या क्यों न रोटी बना के रखी, देर नहीं होगी। तब बिरजू की माँ कहती है देर हो जाएगी ना। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक झपते बने तारीफ कर रहा है अपनी वाइफ को। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है, और 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी। अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसके नज़र बचा कर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना। चंपिया जरा घैल सार से खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज़ दे दो। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। चंपिया चल जाती है मखनी फुआ को बुलाने। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई दी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक ही फुआ है बिना नाथ बिना पगहिया के। अरे फुआ, तब बिरजू की माँ कहती है। बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया, उस समय बुरा मान गई फुआ। नाथ पगहिया को आकर देखो, दोपहर रात को गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं रोटी पकाना नहीं जानती। वह फुआ को बुला रही है। गांव में देखिए एक बार तो उससे कमेंट भी होता है, उसके बाद कितना प्यार आता है। कहती है अरे उस समय गुस्सा में नहीं थे फुआ, देखो कितना अब लेके आए हैं गाड़ी को, इसीलिए ना गुस्सा में थे। आ जाओ, हमको मीठा जो रोटी है वो भी बनाना नहीं आता है। फुआ काकती खांसती आई और इसी के घड़ी दिन पहर रहते पूछ रही थी। तब कहती है कि इसीलिए तो पहले पूछ रहे थे कि नाच देखने नहीं जाएगी क्या। कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन है, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना। बोले कि रखवाली इसीलिए करना कि ज़्यादा कुछ तो अनाज उनाज है नहीं, एगो बागड़ है और कुछ बर्तन बासन है, इसीलिए तंबाकू यहीं रख देती हूँ और अपना हुक्का ले आई है ना। फुआ ने को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या, वह 4 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाजा किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने। थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा तंबाकू रख दी थी उनके लिए। और वह एक सहुआइन है, राम कहो। उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख कर गई थी गुलाब बाग मेले में, और कह गई थी कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर कुछ नहीं होगा। सभी ठठहा कर हंस पड़े। सब माहौल तुरंत सही हो जाता है जब बिरजू के पापा गाड़ी लेके आते हैं तब। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दो बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। उसकी माँ को गुस्सा शांत होता है तो कहती है कि दे दो बिरजू को 4-5 गो शकरकंद, और सुबह से ही मांग रहा है बेचारा। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के मुंह के नीचे क्या चल रहा था बाबू साहेब का। और हंसने लगती है। अरे क्या मैंने कहती है, क्या तुमको नहीं पता है, माँ के 3-4 गो तो खा चुका है। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फाक से बोलने की, ब्लैक मार्टी में 5 शकरकंद खा लिया है। हंस रहा है, कहा नहीं 1-2 नहीं खाए हैं, 5 शकरकंद खाए हैं। सभी फिर ठठहा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ को मन रखने के लिए पूछा, 1 कनमा गुड़ है, आधा दूँ फुआ। जो शकरकंद है उसको खाने के लिए कहती है, 1 कनमा गुड़ भी इस पे दूँ फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, उन्हें तो तंबाकू से ज़्यादा मतलब था। अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी। जब तक दोनों बैल दाना खाकर एक दूसरे के देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट में पटसन की डोरी बांधवाने लगा। बेल्ट की जगह क्या किया है, पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। ओहो, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे। पूर्णिमा के चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने आज असली रूपा का मांटिका पहना है। आज पहली बार बिरजू के बप्पा को क्या हो गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है मानो नाच की लाल पान की बेगम। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ के देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़ कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क
से गाड़ी हाँकना, वह सारा जो मैल था, मतलब जो दूसरे से टेंशन ली हुई थी, सबको मिटा कर जब पहनती है मांग टिक्का और सोचती है कि उधर दूसरे तरफ से गाड़ी को जरा लेके चलो, तो सोचती है कि और जो नहीं गई होगी उसको बैठा लेंगे, इसीलिए कहती है। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ा वो बप्पा, अपने पापा से कहता है कि उड़न जहाज जैसे जड़ उड़ता है ना, उसी तरह उड़ा वो बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना कि उसकी पुतौह नाच देखने गई क्या, जो सुबह बोल रही थी कि लालपान की बेगम है, उसी को कह रही है ले जाने के लिए। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे काना रोहट हो रहा है आंगन में। जंगी घुर ताप रहा था, बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलराम से लौटा नहीं, पुतहुआ नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे टीसन वाली, तो रोती काहे है, बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा। आ जा, झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी है हुई है बेचारी, आ जा। वो सब अपना जो टेंशन था दूर करके कहती है टीसन वाले, कह रहे आ जा, बहुत सारा जगह है गाड़ी पर। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है तो मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट की झुमकी पहन कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आ जा, जो बाकी रह गई सब आ जा। बिरजू की माँ कहती है, जो जो बाकी रह गई है सब आ जा। तो कौन कौन आती है इसका नाम देख लीजिए। जंगी की पुतौह, लरेनिया की बीवी, राधे की बेटी सुनरी, तीनों गाड़ी के पास आई और बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी और कहता है, साला लताड़ रही है, लंगड़ी बनाएगा पुतौह को। ऐसे बैल को कहता है कि तुम मार रहा है तो पुतौह सब लंगड़ी हो जाएगी, गिर जाएगी। तो सभी ठठहा कर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में छुपी दोनों बहुओं को देखा। उसने अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी के पुतौह का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी का करवे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ ने अपने गौने की याद आ गई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराह के सरकारी कूप में पानी पी लेना। जो मीठी रोटी बनाई थी उस तीनों को देती है और कहती है, खा ले, वहाँ पे पानी पी लेना। गाड़ी गांव के बाहर होकर धान की खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की, खेतों से धान की झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी की पुतौह ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आ गई। चंपिया, सुनरी, लरेरा की बीवी और जंगी की पुतौह, ये चारों ही गांव में बैस्कोप का गीत जानती है, खूब जानती है। गाड़ी का लीक धनखेतों से बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसमसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे के मंटिके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बैस्कोप का गीत गा तो चंपिया, कहती है, जो गीत सीखी है उसको गाओ तो। डरती है काहे, जहाँ भूल जाओगी तो बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पुतहू ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जोर जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी के पुतौह ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीरे धीरे शुरू किया, चांदा की चांदनी, और गीत गाने लगी। बिरजू की गोद में लेकर बैठी उसकी माँ को इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतौह को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही थी वह भी। कितनी प्यारी बहू है, अभी कितना ईर्ष्या द्वेष था दोनों के बीच, अब देखिए कितनी प्यारी पुतौह है। गौने की साड़ी से एक खास किस्म का गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लालपान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, वह सचमुच लालपान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाकों पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूह को झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिली किनारी, मनटिक्का पर चांद। बिरजू के माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। उसको जहाँ जाना था इसके लिए सुबह से जहाँ एक्साइटेड थी, अब उसको कोई इच्छा नहीं है। सारे दोस्त को ले ही जा रही है और खुद भी जा ही रही है, उसके बाद उसका इच्छा नहीं है और उसे क्या हो रहा है, नींद आ रही है। इसी तरह यह कहानी यहीं पे समाप्त होता है।
तो पूरा वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।